स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं उम्मीदों का बजट। क्या उम्मीदें हैं? बजट से हर कोई ये देख के चलता है, अपेक्षाएं होती हैं कि बजट में काश मेरे लिए ये हो और मेरे लिए ये होता। हम हर कोई लंबे समय से इसी बात का इंतजार करता है कि बजट में इस बार क्या होगा खास। लेकिन ये बजट कुछ खास भी होगा, कई मायने में खास होगा। वजह ये है कि आपको ध्यान होगा कि जब पिछली मर्तबा बजट जब पेश कर रही थी निर्मला सीतारमण जी, लगभग 3 घंटे 41 मिनट के आसपास का उनका बजट था। तो उस दरमियान कोरोना की छाया उसी वक्त से एक आहट जो थी वो शुरू हो चुकी थी। अब हम उस दौर से पूरी तरह से तो नहीं निकले हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। तो बजट पे उसकी पूरी तरह से उसका रिफ्लेक्ट किया, उसने परेशान किया। और यही बड़ी वजह है कि यह बजट किस मायने में खास होगा। कौन ऐसा तबका है जो सरकार की ओर ज्यादा अपने आप को पेश कर पाएगा कि हाँ मुझे ज्यादा जरूरत है। लेकिन सरकार को सबको खुश करना है और सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं। हम अलग अलग दिन अलग अलग सेगमेंट को ले रहे थे। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर को लेके। देश की जीडीपी में बड़ा योगदान एग्रीकल्चर का। और अगर बात कहें तो एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी है। आपको ध्यान होगा कि किसान जो होता है बहुत छोटी फसल, छोटी जोत और छोटे उत्पादन में भी बहुत खुश रहता है कि चलिए इस बार ठीक है, अगली बार और बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ में वो अपने 2 कदम आगे बढ़ाता है। किसान ही एक ऐसा है, खेती ऐसा है कि नष्ट होने के बाद भी अगले दिन वापस खड़ा होता है। जैसे सब कुछ तहस नहस होने के बाद में हम उसे तैयार करते हैं। कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, कभी टिड्डियां खाके जा रही हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती, लेकिन किसान कभी विचलित नहीं होता। तो चलिए हम खेती को लेकर के चर्चा करेंगे। पिछली मर्तबा अनाउंसमेंट्स बहुत हुए कि एसी बोगी चलेंगी, एयर लिफ्टिंग होगी क्रॉप्स की, उसके जरिए जल्द से आपके फल सब्जियां ये पहुंच पाएंगी, खराब नहीं हो पाएंगे, भंडारण अच्छा से होगा। आपके यहाँ से किसी के यहाँ से साउंड आ रही है, मैं माफी चाहूंगा, आप आवाज नहीं, क्योंकि उससे डिस्टर्ब होगा। तो चलिए हमारे साथ चर्चा में इस वक्त मौजूद है एग्रीकल्चर को लेकर के पद्मश्री जगदीश पारिक साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुनीता शेरावत जी गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं। विनोद कुमार जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राजेश खटाना जी हमारे साथ हरियाणा से हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले पारिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। एग्रीकल्चर में आज भी बहुत गुंजाइश है। समय के साथ एग्रीकल्चर बदला भी है। हमें अच्छे से ध्यान है कि जब बड़े खाल चलते थे, खाले जिसको बोलते हैं, पानी काफी वेस्टेज लगता था लेकिन चलते थे। आज स्प्रिंकलर सिस्टम्स के बाद हम ड्रिप इरिगेशन पे भी आ गए हैं। तो आपको लगता है कि खेती में ऐसे इनोवेशंस करने की और आवश्यकता है स्टार्टअप की? और यही नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट तैयार कर दिया। स्टार्टअप्स तो इसमें भी हो सकते हैं, इसके मार्केटिंग के स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बजट में सरकार को इस ओर फोकस करना चाहिए ताकि रूरल बेल्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने यहाँ पे रोक सकें, पलायन भी रुकेगा उससे? ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को? देखो सर, सबसे बड़ी समस्या हमारे राजस्थान में है पानी की। आज हर किसान पानी के लिए तरस रहा है और पानी के लिए आज भी हम देखें तो हमारी मृदा के 3 हिस्से हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ये फसल तो ना के बराबर होती है। केवल एक बरसाती फसल के ऊपर, एक फसल के ऊपर किसान निर्भर करता है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे यहाँ नहरों को, अगर हमें नहरों से जोड़ दिया जाए तो शायद उत्पादन 5-7 गुना ज्यादा बढ़ सकता है और ये बिल्कुल संभव है। दूसरी बात ये है, पानी के अलावा हमारे जो किसान हैं उनको कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे आवारा पशुओं से भी समस्या है। वो खेती करते हैं और खेती के समय में जब फसल जब बड़ी हो जाती है तो पशुओं द्वारा भारी नुकसान किया जाता है। सरकार तारों के लिए पैसे दे रही है, ये पिछले उसमें प्रावधान में था, लेकिन तारों में रोज वगैरह या छोटे जानवर रुक नहीं पाते हैं। तो किसानों के जाल के लिए सब्सिडी दी जाए ताकि वो अपनी फसल को अब बचा सके। तीसरी बात ये है, जब फसल की बुआई करते हैं तो बिजली हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा मिल जाती है, लेकिन जब फसल पकाई के ऊपर आती है तो हमें बिजली 2-3 घंटे की उसमें कटाई हो जाती है और वो बिजली कटौती के कारण से किसान पूरी फसल में पानी नहीं दे पाता है और उसी समय सर्दी का भी प्रकोप होता है। लेकिन पारिक साहब,
यहाँ जी। सवाल यह है कि हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, सोलर हम पंप्स के लिए या कोई सब्सिडी के लिए, या फिर हम जो उर्वरक लेते हैं उनके लिए, या जैसे टेस्टिंग लैब्स की बात की गई थी उनकी धरातल पे क्या स्थिति है, उन्हें इंप्लीमेंट करने की ऐसी क्या आवश्यकता महसूस करते हैं कि हाँ, किसान और किसानी दोनों के लिए बहुत जरूरी है, केंद्र सरकार को इस पर गौर फरमाना चाहिए। नहीं, केंद्र सरकार से भी कर रहे हैं। जैसे किसान के पास में अगर छोटा कोई स्टोरेज का कोई साधन हो तो जी। किसान आराम से अपनी फसल को, अब देखिए इस वक्त जो गोभी है वो 2-3 रुपए किलो बिक रही है, और जब ये 2-3 रुपए किलो बिक रही है तो किसान को मजबूरन उसको बेचना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल अगर ठीक बात है। कोल्ड स्टोरेज वगैरह की ऐसी कोई व्यवस्था हाँ, हो जो 20-25 दिन के लिए भी अगर किसान उसको रोक पाए तो उसको उसके फसल के अच्छे दाम मिल सकते हैं। बाकी हालत ये हो रही है, हर सब्जी जब जो आती है और उस सीजन के अंदर जब आती है तो सीजन में किसान पिटता है, मैं किसान आऊंगा। को। पारिक साहब वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं सुनीता सहरावत जी के पास में जाना चाहूंगा। सुनीता जी, आपके पास आ रहा हूं मैं। एग्रीकल्चर देखिए हमारी जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, लेकिन बहुत सारी वजह है। कभी ये कहें कि कहीं फ्लड आता है तो कहीं पे सूखा पड़ता है। वर्षों से हम सुनते भी आ रहे हैं कि ये कोलोब्रेशन का एक वाटर कोलोब्रेशन कहें तो इसमें कोई अलग बात नहीं होगी, आप जहां फ्लड आ रहा है उन नदियों को जोड़ करके। लेकिन फिर भी हम इस बजट पे, क्योंकि अभी तो तत्कालीन है, वैसे दो तरह की पॉलिसी होती है, आप लोग बेहतर समझते हैं कि शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम, तो किस तरह की उम्मीद करते हैं कि हाँ बजट में ये चीजें आनी चाहिए? तो ऐसा है कि हम सब तरफ से करते हैं आबादी कृषि के लिए। सुनीता जी, आपकी आवाज कटती आ रही है। आपके में कि आपके यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कोई आवाज को लेकर। कोई नहीं चल, एसी फैन कोई नहीं चल रहा। ईपी की पिन निकाल दीजिए आप अपने सिस्टम से। हाँ जी, अब बोलिए, अब डायरेक्ट बोलिए जी, बोलिए। तो ऐसा है कि हमारे देश को सुनीता जी, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। आपके यहाँ से ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, मैं वापस आ रहा हूँ। राजेश खटाना जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, खटाना जी के पास जाना चाहूंगा। राजेश जी, नमस्कार जी। बजट सर, भारत की अगर कृषि व्यवस्था की बात करें तो कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, और हम सरकार से भी यही उम्मीद करेंगे कि इस बार का जो बजट आए वो किसान की और योजनाओं पे ज्यादा फोकस करा जाए। हमारे देश में जो कृषि आधारित है वो ट्रेडिशनल है, पौराणिक तरीकों से चली आ रही है। उसमें हम चाहते हैं कि उसको हाईटेक करा जाए, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, गांव व शहरों से संपर्क थोड़ा और स्ट्रांग हो कि जो गांव से फसल की पैदावार है वो शहरों तक पहुंच पाए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसको थोड़ा और बढ़ावा दिया जाए ताकि किसानों को भी उसमें आधुनिक खेती से अवगत कराया जाए। सर, किसानों को एक फाइनेंशियल, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड नाम की एक सुविधा है, उसको
घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं उम्मीदों का बजट। क्या उम्मीदें हैं? बजट से हर कोई ये देख के चलता है, अपेक्षाएं होती हैं कि बजट में काश मेरे लिए ये हो और मेरे लिए ये होता। हम हर कोई लंबे समय से इसी बात का इंतजार करता है कि बजट में इस बार क्या होगा खास। लेकिन ये बजट कुछ खास भी होगा, कई मायने में खास होगा। वजह ये है कि आपको ध्यान होगा कि जब पिछली मर्तबा बजट जब पेश कर रही थी निर्मला सीतारमण जी, लगभग 3 घंटे 41 मिनट के आसपास का उनका बजट था, तो उस दरमियान कोरोना की छाया उसी वक्त से एक आहट जो थी वो शुरू हो चुकी थी। अब हम उस दौर से पूरी तरह से तो नहीं निकले हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। तो बजट पे उसकी पूरी तरह से उसका रिफ्लेक्ट किया, उसने परेशान किया। और यही बड़ी वजह है कि यह बजट किस मायने में खास होगा, कौन ऐसा तबका है जो सरकार की ओर ज्यादा अपने आप को पेश कर पाएगा कि हाँ मुझे ज्यादा जरूरत है। लेकिन सरकार को सबको खुश करना है और सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं। हम अलग अलग दिन अलग अलग सेगमेंट को ले रहे थे। हम बात करेंगे एग्रीकल्चर को लेके। देश की जीडीपी में बड़ा योगदान एग्रीकल्चर का, और अगर बात कहें तो एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर भी है। आपको ध्यान होगा कि किसान जो होता है बहुत छोटी फसल, छोटी जोत और छोटे उत्पादन में भी बहुत खुश रहता है कि चलिए इस बार ठीक है, अगली बार और बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ में वो अपने 2 कदम आगे बढ़ाता है। किसान ही एक ऐसा है, खेती ऐसा है कि नष्ट होने के बाद भी अगले दिन वापस खड़ा होता है। जैसे सब कुछ तहस नहस होने के बाद में हम उसे तैयार करते हैं। कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, कभी टिड्डियां खाके जा रही हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती, लेकिन किसान कभी विचलित नहीं होता। तो चलिए हम खेती को लेकर के चर्चा करेंगे। पिछली मर्तबा अनाउंसमेंट्स बहुत हुए कि एसी बोगी चलेंगी, एयर लिफ्टिंग होगी क्रॉप्स की, उसके जरिए जल्द से आपके फल सब्जियां ये पहुंच पाएंगी, खराब नहीं हो पाएंगे, भंडारण अच्छा से होगा। आपके यहाँ से किसी के यहाँ से साउंड आ रही है, मैं माफी चाहूंगा, आप आवाज नहीं, क्योंकि उससे डिस्टर्ब होगा। तो चलिए हमारे साथ चर्चा में इस वक्त मौजूद है एग्रीकल्चर को लेकर के पद्मश्री जगदीश पारिक साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुनीता शेरावत जी गुरुग्राम से जुड़ी हुई हैं, विनोद कुमार जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, राजेश खटाना जी हमारे साथ हरियाणा से हैं। सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले पारिक साहब आपके पास आना चाहूंगा। एग्रीकल्चर में आज बहुत गुंजाइश है। समय के साथ एग्रीकल्चर बदला भी है। हमें अच्छे से ध्यान है कि जब बड़े खाल चलते थे, खाले जिसको बोलते हैं, पानी काफी वेस्टेज लगता था लेकिन चलते थे। आज स्प्रिंकलर सिस्टम्स के बाद हम ड्रिप इरिगेशन पे भी आ गए हैं। तो आपको लगता है कि खेती में ऐसे इनोवेशंस करने की और आवश्यकता है स्टार्टअप की, और यही नहीं कि हमने कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट तैयार कर दिया। स्टार्टअप्स तो इसमें भी हो सकते हैं, इसके मार्केटिंग के स्टार्टअप्स भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि बजट में सरकार को इस ओर फोकस करना चाहिए ताकि रूरल बेल्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने यहाँ पे रोक सकें, पलायन भी रुकेगा उससे? ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को? देखो सर, सबसे बड़ी समस्या हमारे राजस्थान में है पानी की। आज हर किसान पानी के लिए तरस रहा है, और पानी के लिए आज भी हम देखें तो हमारी मृदा के 3 हिस्से हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ये फसल तो ना के बराबर होती है। केवल एक बरसाती फसल के ऊपर, एक फसल के ऊपर किसान निर्भर करता है। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे यहाँ नहरों को, अगर हमें नहरों से जोड़ दिया जाए तो शायद उत्पादन 5-7 गुना ज्यादा बढ़ सकता है, और ये बिल्कुल संभव है। दूसरी बात ये है, पानी के अलावा हमारे जो किसान हैं उनको कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे आवारा पशुओं से भी समस्या है। वो खेती करते हैं और खेती के समय में जब फसल जब बड़ी हो जाती है तो पशुओं द्वारा भारी नुकसान किया जाता है। सरकार तारों के लिए पैसे दे रही है, ये पिछले उसमें प्रावधान में था, लेकिन तारों में रोज वगैरह या छोटे जानवर रुक नहीं पाते हैं। तो किसानों के जाड़ के लिए सब्सिडी दी जाए ताकि वो अपनी फसल को अब बचा सके। तीसरी बात ये है, जब फसल की बुआई करते हैं तो बिजली हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा मिल जाती है, लेकिन जब फसल पकाई के ऊपर आती है तो हमें बिजली 2-3 घंटे की उसमें कटाई हो जाती है, और वो बिजली कटौती के कारण से किसान पूरी फसल में पानी नहीं दे पाता है, और उसी समय सर्दी का भी प्रकोप होता है। लेकिन पारिक साहब,
यहाँ जी सवाल यह है कि हम सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं, सोलर हम पंप के लिए या कोई सब्सिडी के लिए, या फिर हम जो उर्वरक लेते हैं उनके लिए, या जैसे टेस्टिंग लैब्स की बात की गई थी उनकी धरातल पे क्या स्थिति है, उन्हें इंप्लीमेंट करने की ऐसी क्या आवश्यकता महसूस करते हैं कि हाँ किसान और किसानी दोनों के लिए बहुत जरूरी है, केंद्र सरकार को इस पर गौर फरमाना चाहिए। नहीं, केंद्र सरकार से भी कर रहे हैं। जैसे किसान के पास में अगर छोटा कोई स्टोरेज का कोई साधन हो तो जी किसान आराम से अपनी फसल को, अब देखिए इस वक्त जो गोभी है वो 2-3 रुपए किलो बिक रही है, और जब ये 2-3 रुपए किलो बिक रही है तो किसान को मजबूरन उसको बेचना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल अगर ठीक बात है। कोल्ड स्टोरेज वगैरह की ऐसी कोई व्यवस्था हाँ हो जो 20-25 दिन के लिए भी अगर किसान उसको रोक पाए तो उसको उसके फसल के अच्छे दाम मिल सकते हैं। बाकी हालत ये हो रही है, हर सब्जी जब जो आती है और उस सीजन के अंदर जब आती है तो सीजन में किसान पिटता है, मैं किसान आऊंगा, को। पारिक साहब वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं सुनीता सहरावत जी के पास में जाना चाहूंगा। सुनीता जी आपके पास आ रहा हूं मैं। एग्रीकल्चर देखिए हमारी जीडीपी का बड़ा हिस्सा है, लेकिन बहुत सारी वजह है। कभी ये कहें कि कहीं फ्लड आता है तो कहीं पे सूखा पड़ता है। वर्षों से हम सुनते भी आ रहे हैं कि ये कोलैबोरेशन का एक वाटर कोलैबोरेशन कहें तो इसमें कोई अलग बात नहीं होगी, आप जहां फ्लड आ रहा है उन नदियों को जोड़ करके। लेकिन फिर भी हम इस बजट पे, क्योंकि अभी तो तत्कालीन है, वैसे दो तरह की पॉलिसी होती है, आप लोग बेहतर समझते हैं कि शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम, तो किस तरह की उम्मीद करते हैं कि हाँ बजट में ये चीजें आनी चाहिए? तो ऐसा है कि हम देश की 70-80% आबादी कृषि से जुड़ी। सुनीता जी आपकी आवाज कटती आ रही है, आपके में कि आपके यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कोई आवाज को लेकर। कोई नहीं चल, एसी फैन कोई नहीं चल रहा। ईपी की पिन निकाल दीजिए आप अपने सिस्टम से। हाँ जी, अब बोलिए, अब डायरेक्ट बोलिए जी, बोलिए। तो ऐसा है कि हमारे देश को सुनीता जी मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, आपके यहाँ से ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है, मैं वापस आ रहा हूँ। राजेश खटाना जी के पास जाना चाहूंगा एक बार, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में, खटाना जी के पास जाना चाहूंगा। राजेश जी नमस्कार जी। बजट सर, भारत की अगर कृषि व्यवस्था की बात करें तो कृषि प्रधान देश है हमारा भारत, और हम सरकार से भी यही उम्मीद करेंगे कि इस बार का जो बजट आए वो किसान की और योजनाओं पे ज्यादा फोकस करा जाए। हमारे देश में जो कृषि आधारित है वो ट्रेडिशनल है, पौराणिक तरीकों से चली आ रही है। उसमें हम चाहते हैं कि उसको हाईटेक करा जाए, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, गांव व शहरों से संपर्क थोड़ा और स्ट्रांग हो कि जो गांव से फसल की पैदावार है वो शहरों तक पहुंच पाए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसको थोड़ा और बढ़ावा दिया जाए ताकि किसानों को भी उसमें आधुनिक खेती से अवगत कराया जाए। सर, किसानों को एक फाइनेंशियल, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड नाम की एक सुविधा है, उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। राजेश जी एक मिनट रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट हुआ है और वहां काफी नुकसान की जानकारी आ रही है सामने। ब्लास्ट दिल्ली में और इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट हुआ है, ये जानकारी आ रही है, और हम कंटिन्यू रखेंगे आपको। लेकिन एक बड़ी खबर दिल्ली से, इजरायली दूतावास के बाहर ब्लास्ट। इजराइल दूतावास के बाहर दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट जिसकी जानकारी सामने आ रही है। अभी तक की जो जानकारी आ रही है, किसी के हताहत या घायल होने की कोई जानकारी नहीं आ रही, लेकिन काफी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, बिल्डिंग्स के ग्लास टूटे हैं। तो चलिए जैसे जैसे जो बड़ी जानकारी जन टीवी तक पहुंचेगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल यही कह सकते हैं कि दूतावास के बाहर एक जांच एजेंसियां सतर्क हो चुकी हैं और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त बीटिंग द रिट्रीट चल रही है, उसी दरमियान ये ब्लास्ट
एक निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, लेकिन चलिए जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आप तक वापस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल हमारी जो अतिथि हैं उनके पास मैं वापस रुक करना चाहूंगा। जी खटाना जी, कंटिन्यू करिए। जी सर, हम सर बात कर रहे थे किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना है इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि हर किसान को इससे जी फायदा मिले। दूसरा सर, जो पॉली हाउस एक टेक्निक है जो हमने इजराइल से थोड़ा सा ट्रेन। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी। और आपका भी प्रभात जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को अपनी बात रखने का प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि किसानों के लिए ये है कि अपनी बात को वो बहुत आगे तक नहीं पहुंचा पाते हैं, और इसके लिए आप इतनी बार धन्यवाद किया जाए वो कम है। बजट के संदर्भ में कुछ बात करना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि अवसर है। वैसे भी किसानों के साथ क्या समस्याएं हैं कि किसान वही पारंपरिक रूप से जो 70 सालों से 100 सालों से जो कर रहे हैं जिस तरीके से, उसी से कर रहे हैं। और उससे हो क्या रहा है कि अगर खेती को किसान एनालिसिस कर ले तो आज की तारीख में खेती करना छोड़ देगा, ये परिस्थिति है। और वो परिस्थिति इसलिए है कि जो नवाचारी गतिविधियां, जैसे कुछ किसानों को मेडिसिनल एरोमेटिक पे हम लोग काम करते हैं, हर किसान को हम ये कह रहे हैं कि कैश क्रॉप नहीं होगी। अभी सबसे बड़ी समस्या आती है। विनोद जी आपके यहाँ से थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब आ रहा है। विनोद जी आपके यहाँ से थोड़ा साउंड डिस्टर्ब आ रहा है। नहीं कुछ है तो नहीं। हाँ आप ठीक है, अब बोलिए अब बोलिए अब बोलिए। आप स्क्रीन हटाने के बाद में शायद अब नहीं आ रही। कोई एक्स्ट्रा साउंड आ रही है तो पीछे से बच्चों की या किसी की आवाज आ रही है आपके यहाँ से, जिसके कारण थोड़ी मैं आ रहा हूं आपके पास में, वापस लौटूंगा। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर लेते हैं। मैं रामरेख यादव साहब हमारे साथ झारखंड से जुड़े हुए हैं इस वक्त। रामरेख जी स्वागत है आपका। जी उम्मीदों का बजट है और उम्मीदें बहुत कुछ है, हम सबको है, हमारे पैनलिस्ट को भी है, आम जनता को भी है। तो जानना चाहेंगे कि किस तरह की उम्मीद है बजट से। उम्मीद अभी आपको धन्यवाद सर कि आपने मुझे मौका दिया। और उम्मीद पूरा देश का है। आज पूरा देश जैसे किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और ये कृषि बजट पर उम्मीद पूरे देश के 125 करोड़ लोगों का है। और उसी सिलसिले में हम चाह रहे हैं कि किसान जो है सबसे पहले आत्मनिर्भर हो, और उसके लिए जो मैनिफेस्टो तैयार हो आत्मनिर्भरता की, वो पारदर्शिता हो। ये नहीं कि सिर्फ फाइलों में हो जाए। पिछली कई बजटें आई और आज हम पूरे देश में जो स्थिति है, बजट के बाद एक बिल आना और बिल के बाद ये आक्रोश हो जाना किसानों का, कहीं न कहीं ये हम सबों के लिए घातक है। और सबसे बड़ी बात है, किसान और सरकार को समझौता करना चाहिए। और जो बजट हो 2021 की, उसमें युवाओं के लिए, खेती के लिए बजट हो। उसमें आप युवाओं को जैसे रोजगार नहीं दे पा रहे हम लोग सरकार, तो कहीं न कहीं सरकार को कृषि में युवाओं के योगदान को देखते हुए उस पर बजट बने। और उसमें जो आज फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, वो पंचायत से लेकर के जिला स्तर पर शीत गृह हो, जहां पर किसान अपना सामान रख पाए और उसका एक अच्छा मुनाफा समय समय पर, जो अभी एमएसपी को लेकर के चल रही है या खुले बाजार को लेकर के चल रही है, वो कहीं ना कहीं वो भंडारण नहीं होने के कारण किसानों को झेलना पड़ रहा है, ये दूर हो। और जैसे पिछली बजट में या पिछले जो सरकार के पहले जो आई थी 15-16 में एक योजना आत्मनिर्भर में महिलाओं के लिए, जो आज पूरे देश में लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के लेकर के चल रही है, उस टाइप का किसानों के लिए भी एक योजना है जिसमें सामूहिक खेती और किसानों को आत्मनिर्भर के लिए सामूहिक खेती, ऑर्गेनिक खेती और खेती की विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था पंचायत स्तर पर हो, तो भी हमारा देश और युवा किसान से जुड़ पाएंगे और उसका अच्छी लाभ ले पाएंगे। सर बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। विनोद जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप जी विनोद जी।
जी हेलो। जी विनोद जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आप वापस आप म्यूट कर दिया आपने वापस। हाँ आ रहा बोलिए है। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अभी पिछले सज्जन यादव जी ने बताया, यही यही बात मैं कह रहा था कि पिछले दिनों से वही हो रहा है, केवल उलट पलट हो रहा है। और किसान के साथ क्या है कि उसको जब तक कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं शामिल होंगी, और जब तक किसान को आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा, और प्रत्येक किसान को, क्योंकि आज के समय में किसान क्या हो गया है, बाजार पे निर्भर हो गया है, पूरी तरीके से बाजार पे निर्भर है। कुछ भी लाना है वो बाजार से लाना है। अब बाजार से लाना, आप यदि एनालिसिस करके देखेंगे, जो किसान एनालिसिस कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके दूसरी गतिविधियों में जा रहे हैं, जिसमें कि कैश क्रॉप हो, जिसमें मेडिसिनल एरोमेटिक हो, बस थोड़े हिस्से में। आप जानते हैं हमारे यहाँ गोदाम की व्यवस्था ना होने के कारण, जिसपे सरकार जी को काफी इन्वेस्ट करना चाहिए, गोदामों की व्यवस्था ना होने के कारण कितना सारा अनाज सड़ता है। 40% के आसपास अनाज सड़ जाता है, और उसी में यदि हम मेडिसिनल एरोमेटिक को उतनी भूमि में ले लें तो सबके पास कैश क्रॉप हो जाएगी। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, सरकार को थोड़ा जो मदद चाहिए किसानों को, वो चाहिए एक्सपोर्ट की। वो चाहिए कि वो उसमें एक्सपोर्ट कैसे होगा, अपने यहाँ पे किन संसाधनों से उसकी खपत की जाती है, क्योंकि भारत एक ऐसा है, जब आप अर्थशास्त्र में बात करते हैं तो जो जनसंख्या है वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक असेट है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे हम बहुत सारी चीजों को पैदा करके खुद ही उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके की गतिविधियां जब सरकार भी थोड़ा सा सहयोग करेगी, थोड़ा किसान करेंगे। अभी जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, मैं मध्य क्षेत्र से रायबरेली से आता हूं, मैं आपको बताऊं वहां पे कुछ भी लोगों को पता ही नहीं है। और कभी कभी आश्चर्य होता है कि इतने जी समय से सरकारों ने तमाम प्रचार प्रसार किया, आखिर किनके बीच किया कि लोगों को पता नहीं है, लोग जान नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए सरकार को भी थोड़ा आगे आना चाहिए, किसानों को बाजार पे निर्भरता कम करनी चाहिए, और बिल्कुल। ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहिए, जिससे जी कि धीरे जी धीरे उनकी निर्भरता कम होगी और वो आत्मनिर्भर हो सकेंगे। और इस प्रकार के कुछ नवाचारी गतिविधियां, मेडिसिनल एरोमेटिक है, बांस की खेती है, लेमन ग्रास की खेती है, सतावर की खेती है, गन्ने की, जो कैश क्रॉप हो सकता है, उस पे अगर बिल्कुल। लोग आएंगे तो निश्चित जी रूप से हमारे यहाँ के किसान आत्मनिर्भर होंगे। क्योंकि अभी सच में वास्तविकता यही है कि किसान बिल्कुल आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो खेती कर रहा है। ये बिल्कुल। मैं यही असलियत। पारिक साहब एक बार वापस आपके पास आना चाहूंगा, समय कम है लेकिन एक बार वापस आ रहा हूं आपके पास में। आत्मनिर्भर भारत, और ये बात कहा जाता है कि आज भी भारत की आत्मा गांव में बसती है। ग्रामीण कृषि आत्मनिर्भर होगा, देश आत्मनिर्भर होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पारिक साहब आपके पास आना चाहूंगा, दो चीजें बहुत अच्छी लगी आपने, जैसे 2 रुपए किलो गोभी की बात कही, तो भंडारण होगा, व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से कुछ दिन के लिए उसे स्टॉक कर सकता है किसान, और उसे जैसे ही मार्केट में कम से कम इतना मूल्य जो उसने लगाया है, मजदूरी तो निकल ही नहीं पाती है किसान की कभी, उतने में तो बेच सके उससे। तो एक बात अच्छी ये लगी है। और दूसरा, नवाचार की बात अभी राजेश खटाना जी ने कही कि इनोवेशन इसमें भी होने चाहिए, जैसे रामरेख जी ने कहा कि युवाओं को कैसे इसमें भागीदारी दे सकते हैं, और जॉइंट फार्मिंग या कंबाइंड फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों को गौर करें। तो क्या लगता है आपको, आपने काफी नवाचार किया, आपने ऑर्गेनिक खेती को काफी बढ़ा भी दिया है जैसे विनोद जी अभी कह रहे हैं, तो वास्तव में ऑर्गेनिक उसको लेकर और भंडारण को लेकर के ग्रामीण स्तर पे कुछ व्यवस्था अभी आपको लगती है कि नहीं है, तो कैसे की जा सकती है, या प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जा सकता है, क्या होना चाहिए? पारिक साहब आपका माइक बंद है। जी पारिक, आप चलिए, समय कम है, आप माइक चालू कराइए, जब तक मैं सुनीता जी के पास जाना चाह रहा हूं। सुनीता जी, भंडारण की बात काफी उठ रही है, और बिल्कुल। जैसे खटाना जी ने कहा कि इनोवेशंस इस तरह के हों, स्किल डेवलपमेंट जैसे और जगह कराते हैं, तो एग्रीकल्चर में भी होना चाहिए, तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, बात से इनके से बिल्कुल सहमत हूँ कि भंडारण के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि कितना कितना अभी हमारे भाई बता रहे थे कि कितना अनाज खराब हो जाता है। तो अगर जैसे आपके पास है, तो उनके को ऐसी तकनीकी देनी चाहिए कि उनके वो खराब ना हो, वो भंडारण
खराब ना हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल मैं अपने भाई से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि यूथ किसी तरह हमारा खेती से जुड़े, क्योंकि कोविड की वजह से हमारा बहुत यूथ बेरोजगार हो गया है और वो गाँव में चला गया है। कि अगर खेती के कुछ नए ऐसे और कुछ बजट ज्यादा खेती में कृषि के लिए ज्यादा बजट हमारी सरकार दे, तो उससे हमारा यूथ अपने गांव में ही रह के और उसमें प्रोत्साहित करे और अपना खेती की कुछ इस तरह की उपज करे कि जिससे उसको ये लगे कि मैं किसी नौकरी कर रहा हूँ कहीं या किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे इतनी तनख्वाह मिले, तो वो इतना वो अपनी खेती से कमा सके। सुनीता जी मैं रोकना चाहूंगा जी। हाँ जी, चलिए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उम्मीदों का बजट। बजट से हर किसी को उम्मीद है, लेकिन मिलेगा क्या? हम पहले बात करते हैं प्री टॉक्स पे कि हाँ बजट में ये होना चाहिए, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी एक डिमांड होती है, एक तबके की डिमांड होती है, एक समाज की, एक प्रदेश की, हर किसी की डिमांड होती है, लेकिन देना सरकार को है। और यह बजट, जैसे मैं लगातार कह रहा हूं कि थोड़ा डिफरेंट नेचर का बजट होगा, क्योंकि कोविड में अभी भी हम उलझे हुए हैं। पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि कोविड से हम बाहर निकल गए हैं, बहुत मुश्किल है अभी। लेकिन चलिए, जैसे जैसे समय निकला है, देश खड़ा भी हुआ है। मैं वापस रुख करना चाहूंगा जगदीश पारिक साहब का। पारिक साहब वापस आ रहा हूं आपके पास में। पारिक साहब, कभी इस ओर गौर किया जाता है कि भंडारण की कैसे व्यवस्था हो? ऐसा भी कुछ हो सकता है कि सरकार थोड़ी राहत दे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को या किसानों को, तो अपने स्तर पे उसको भंडारण कर सकें? जी, अगर सरकार राहत दे तो कुछ हिस्सा किसान का मिल जाए और दोनों के समायोजन से भंडारण की व्यवस्था हो जाए। अच्छा, उस किसान के पास अगर आसपास और भी अगर छोटे किसान हो और सब नहीं बना सके तो सामूहिक रूप में एक 10-5 किसानों का बना दिया जाए, ताकि उनको उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिल जाए। एक सबसे बड़ी व्यवस्था ये हो जानी चाहिए। दूसरी ये है कि जैविक खेती के लिए मार्केट की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। अगर हम हर तरह से किसानों को मोटिवेट करते हैं कि जैविक खेती की तरफ आओ, जैविक खेती की तरफ आओ, और जैव उत्पाद करते हैं वो, लेकिन उनको उतना पैसा नहीं मिल पाता है। पहली बात तो क्या है कि प्रोडक्शन तो उनका वाजिब मिल जाता है, लेकिन उनको उचित मूल्य नहीं मिलता है। तीसरी बात ये है, जैविक खेती के मार्केट के अलावा जो कृषि के हमारे जो बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि उनको कृषि कॉलेजों में पढ़ाया जाए, लेकिन उनको जब हायर सेकेंडरी फाइनल वगैरह ये जो कर लेते हैं, उनके बाद में कॉलेजों में उनको भटकना पड़ता है। बीएससी एजी कर ली, आज भी उनके यहाँ कोई डिग्रियां नहीं है। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं उन पर सरकार को गौर करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है पारिक साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि सरकार कुछ इस तरह की पॉलिसी लाए कि लोग अपने आप भी खड़े हो सकें और भंडारण की व्यवस्था कर सकें। उन्हें समझाया जाना चाहिए, ट्रेनिंग दी जा सकती है। चलिए, मैं एक बार सुनीता जी आपका रुख करना चाहूंगा। एक बड़ा सवाल यह होता है कि एग्रीकल्चर को ट्रेन से जोड़ने का और एयर कनेक्टिविटी से। आपको ध्यान होगा कि पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने इसका जिक्र भी किया है कि हम इतनी हवाई जहाज जो हैं वो कार्गो उसमें चलेंगी और आप जल्दी से अपनी सब्जियों को, फलों को ले जा सकते हैं। ट्रेनें भी स्पेशल चलाने की बात थी, तो इससे कुछ सॉल्यूशन हो पाएगा? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? आ रही है जी। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि अगर ट्रेन से और कार्गो से अगर हमारे किसानों की सब्जी, फल, फ्रूट ये जाए तो बहुत अच्छी बात है। कि रास्ते में जो ट्रकों से और उनसे टाइम भी लगता है तो थोड़ा खराब भी हो जाती है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ बिल्कुल उनकी इस बात से। तभी लेकिन ये क्या कैसे जाए, कैसे किया जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार कर सकती है ना। वो आप तो आम किसान है, क्या डिमांड क्या रहेगी उसके लिए? कुछ स्टेशन अलग से बनाए जाए, रूट लाइन से तय की जाए। जैसे आप हरियाणा से हैं, DMI दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर चल रहा है इस समय, फ्रेट कॉरिडोर चल रहा है। किशनलाल मेघवाल साहब भी जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत एक्सरसाइज भी की है उसके ऊपर। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसमें
जो खासकर कृषि उपज मंडी के जो रूट लाइन्स है उनको जोड़ा जा सके, या फिर कहें कि अप्रोच रोड्स ऐसे दी जाए, क्या क्या किया जाना चाहिए उसके लिए? वो मंडियों से कनेक्ट किया जाए और जहाँ खेती का ज्यादा वो है वहां से कनेक्ट किया जाए, उनकी अलग से उनका रूट तय किया जाए उनका अलग से, और ये सरकार कर सकती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि आप कार्गो और उसकी बात कर रहे हैं, आप ट्रेन की और उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि डीजल इतना महंगा हो गया है, किसान तो अपना ट्रकों से और अपना टेम्पुओं से अपनी सब्जी ढोता है, अपना अनाज ढो के एक जगह से दूसरी जगह मंडियों में ले जाता है, तो डीजल का आप देखिए रेट इतना ज्यादा हो गया है। मैं वापस आ रहा हूँ सुनीता जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौटूंगा। मैं एक बार रामरेख जी आपका रुख करना चाहूंगा। रामरेख जी, हम अगर ट्रांसपोर्टेशन के साथ एग्रीकल्चर को जोड़ने की बात करें, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा सा अगर कंबाइन करें, तो जैसे रेल है या हवाई जहाज है उनको लेके, जी रामरेख जी। जी बोला जाए सर। जी बताइए। हेलो, हाँ सर, सवाल फिर दोहराएं। सवाल मेरा ये है कि अगर हम कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखें एग्रीकल्चर के साथ में, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो चाहे रेल की कनेक्टिविटी, तो उसको कैसे देखा जाए, क्या किया जाना चाहिए उसके लिए, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से अपेक्षा ये करते हैं कि जैसे हम लोग का कृषि में ही आता है, दूध उत्पादन का देखे होंगे सर आप की डोर स्टॉप जो है दूध उठाव के लिए सेंटर बनाया जाता है कि जहां पर एक एक कस्बों से दूध को कलेक्ट करके एक डेयरी फार्म में ला करके उसको अंडर प्रोसेस किया जाता है। हमें लगता है कि सरकार को इस बजट में सब्जी उत्पादन का जो है रखरखाव और उसके डिलीवरी के लिए वाहन की सुविधा हो, और वो गांव कस्बों से लेकर के शहर तक का जुड़ाव हो, यानी कि वाहन हो, चलंत वाहन हो, और एक एक स्टॉपेज पॉइंट हो जहां पर सामान लाद करके एक जगह पर पहुंचाया जा सके और किसानों को सही समय पर एक मार्केट मुहैया कराया जा सके सर। जी चलिए, मैं हमारे साथ इस वक्त रेलवे में काफी कुछ अपना सहयोग किया उन्होंने, टेक्निकल लाइन के पार्ट पे भी, कॉमर्शियल पार्ट पे भी, के.एल. मेघवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। मेघवाल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। डीएमआईसी पे आपने काफी काम किया है, फ्रेट कॉरिडोर जब बन रहा था तब काफी काम किया है, तो एग्रीकल्चर को हम ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं अभी होनी चाहिए, अभी भी हम टेम्पो या ट्रकों में लेकर के जा रहे हैं, उसमें कैसे इसकी कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, तो अभी तक जो रेलवे में जो नेटवर्क था, जो बीजी नेटवर्क है, गोल्डन कोऑर्डिनेटर, उसी पे मूवमेंट ज्यादा था, तो वहां भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर आ रहे हैं, जिसमें वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का भी प्रधानमंत्री जी ने भी उद्घाटन किया था। इसी तरह से ईस्टर्न कॉरिडोर पे भी काम हो रहा है, और कुछ किसान स्पेशल ट्रेनें की है, जिससे जो वहाँ के उत्पाद को जहाँ कंज्यूमर की वहाँ भेजा जाए तो किसानों को भी फायदा होता है और मार्केट में फल सब्जियां पहुंच जाती है। और अभी तो ये कंटेनर जो कार्गो से मूवमेंट शुरू हुआ है, उसमें रेफ्रिजरेटेड कंटेनर भी होते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करने की वजह से वो जो कार्गो है इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो मेरे ख्याल में भविष्य इसी का है, और आगे किसानों की जो उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए इस तरह के जो मूवमेंट है इनको और बढ़ाना पड़ेगा रेलवे पे, और ये फ्रेट कॉरिडोर इसमें काफी मददगार होगा। पिछली बार अनाउंसमेंट भी थे सर, हमने आपके साथ में चर्चा भी की थी कि हाँ इस तरह की कुछ, जिसके एक दिन पहले भी आपने कहा था जब बजट आ रहा था कि गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अब तो एक आपने कहा था कि छोटे लेवल पे ट्रेन चालू करनी चाहिए, ताकि जो सिटी बसों का इनका लोग यूज कर रहे हैं, अगर जिसमें आपने कहा था कि डेमो मॉडल या कुछ डीजल वाली सेल्फ मोटिव ट्रेन जो है उनको चालू करने की बात कही थी, कुछ लॉन्ग जर्नी की ट्रेन। अभी जैसे कहा गया है कि लंबी यात्रा में लोग जाते तो हैं लेकिन सब्जियां भी लेके जा सकेंगे, एयर कनेक्टिविटी को भी हम उसी तरह से कर सकते हैं। तो वास्तव में कोरोना काल तो चलिए ये कुछ इंप्लीमेंट कर नहीं पाई सरकार, टाइम एक ऐसा ही रहा, लेकिन इसमें 2 कदम आगे बढ़ने की कुछ आवश्यकता है, या जो अनाउंसमेंट किया पिछली बार ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, उसी को सरकार वापस से मूल मंत्र के साथ में काम में ले, क्या कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ खामियां रही उसमें? देखिए, अभी तो ये जो पेंडेमिक बीमारी की वजह से जो यात्रियों का जो मूवमेंट था, यात्री ट्रेनों का मूवमेंट बहुत ही घटा है, क्योंकि इसमें यात्री इच्छुक नहीं है यात्रा करने के लिए। और जो फ्रेट कार्गो था वो तो रेलवे ने काफी सुचारू रूप से ट्रांसपोर्ट किया है, और उसी में इन्होंने जो
पहले से कम मूवमेंट था। जैसे पहले चीकू अगर महाराष्ट्र में हो रहे हैं तो दूसरी जगह जा रहे थे, संतरे नागपुर में हो रहे हैं तो साउथ में जा रहे थे। इसी तरह से मूवमेंट पहले जो उपज लोकल थी उनको दूसरी जगह ले जाने का चल रहा था। अब इसको और बढ़ाने की जरूरत है। और जहां तक यात्रियों का सवाल है, तो यात्री में जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं, राजधानी, शताब्दी, और ये जो छोटी है जो डीजल रूट पे डेमू चला सकते हैं, तो उसमें छोटी दूरी के लोग यात्री जा सकते हैं और वो सुविधाजनक अपनी यात्रा कर सकते हैं, और उसमें कुछ छोटा मोटा अपना कार्गो भी साथ में कैरी कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल रूट में मेमू ट्रेन होती है, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। आप पूरी रेलवे में एक उन्होंने एक टारगेट बनाया कि रेलवे को हमें ज्यादा इलेक्ट्रीफाई करना है, तो ये मेमू जैसी ट्रेनें आगे चल के हितकारी होगी। जी, मैं लौटूंगा सर आपके पास, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। सीबी यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे काफी कुछ काम कर रहे हैं। सीबी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और एग्रीकल्चर को हम कनेक्टिविटी के साथ में जोड़ना चाहेंगे कि हाँ, आम आदमी को ये बेनिफिट भी मिल सकता है, आप उसको यात्री भार भी आपका जो बढ़ रहा है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इससे बड़ा लाभ मिल सकता है। तो ऐसा हम क्या विचार करते हैं, सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि हाँ, कनेक्टिविटी के लिहाज से ये सब कुछ होना चाहिए? योगेंद्र जी, आप जो सब्जेक्ट ले रहे हैं काफी लंबा मेरा इस पे काम किया हुआ है। मुझे लगता है आप कनेक्टिविटी की वो बात कर रहे हैं जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है, ज्यादा आपका जैसे कहा जाता है कि किसान अपनी क्रॉप को लेकर के एक तो अपने वाहन से लेके जाता है, उससे लेके जाएगा बोगीज में, या फिर अगर सब्जियां, जैसे जगदीश पारिक साहब हमारे साथ जुड़े थे पद्मश्री, उनका कहना था कि भंडारण नहीं है तो ऐसी व्यवस्था सरकार करे कि दूसरी जगह ले जा करके उससे ठीक से बेचा जा सके। नहीं, ये सारी डिबेट ही दूसरी तरफ मूव हो जाती है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो कनेक्टिविटी आप देखें कि आप डेटा वाइज देखिए तो किसान को जो कनेक्टिविटी की जरूरत है वो मंडी तक ज्यादा जरूरत है। किसान की मंडी की कनेक्टिविटी नहीं है। हम बात करते हैं कि वो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी होगी। देखिए किसान, ये इंटर स्टेट जो कनेक्टिविटी है वो किसान कभी भी अपनी प्रोडक्ट को नहीं बेचेगा। ये व्यापारियों का काम होता है, या जो कलेक्शन करके जैसे किसान के जो बीच में मीडिएटर होते हैं उनके काम होते हैं। किसान की जो हम ये संकल्पना लेते हैं, ये हमारे देश की संकल्पना नहीं है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरत है मंडियों की संख्या जो वर्तमान में लगभग 4,500 है, उसको लगभग 12 से 13,000 तक करने की। मंडियां 3 से 4 गुना हो अभी तो, ये जिससे कि जो मंडी और किसान के बीच की जो दूरी है वो दूरी कम हो। ये सबसे पहला काम है। उसके बाद शुरू होती है सारी चीजें। और मैं इस पूरी थ्योरी से ज्यादा इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूं क्योंकि ये पूरी थ्योरी किसान को उसकी जो मूल चीज जो जरूरत है, मूल चीज सिर्फ 2 चीज की जरूरत है। इनपुट कॉस्ट कम हो और उसकी लागत का जो है भाव मिले, मतलब उसे मूल्य पर्याप्त मिले। आप कनेक्टिविटी तो कर देते, जैसे केंद्र सरकार ने अब की बार बहुत सारा कर रहा है कि किसान रेल सेवा सर्विस शुरू की। आज इतने किसान की रेल में ये यहाँ से यहाँ पहुंचा। क्या ये डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है कि वो माल किस कीमत में बिक रहा है? जरूरत है वो है उचित मूल्य प्राप्त हो। इसीलिए कई बार हम जिस मॉडल की परिकल्पना करते हैं वो मॉडल की परिकल्पना हमारा एक विदेशी मॉडल होता है। हम उस पे एक बहुत बेसिक स्टडी नहीं करते। हमारा उस किसान की स्थिति पे जाके देखें कि जो एक छोटा किसान, क्योंकि यहाँ पर किसान पे बहुत बड़ा भार है, मतलब लोग ज्यादा है, छोटे छोटे खेत है और छोटे छोटे खेत में छोटा छोटा प्रोडक्शन होता है। तो हमारा जो मॉडल हो वो इस मॉडल से देखे कि जिसके पास 2 बीघा खेत है, वो 2 बीघा वाला खेत अगर कोई सब्जी उगोता है या और कोई है, क्या उसके लिए वो ट्रेन या जो रेल या जो ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस कर रहे हैं, वो फायदेमंद है? 86% जो किसान है वो लघु और सीमांत किसान है। हमें जब भी किसानी की बात करनी होगी तो उन 86% किसानों को ध्यान में रखते हुए फिर कोई मॉडल की बात करें। या तो हम कहें कि हमारे लिए किसान केवल वही किसान है जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा, कुछ चंद 4-5% किसान है। अगर हम उसके हिसाब से मॉडल बनाते तो हमारी सारी बहस सार्थक है। लेकिन अगर हम उस 86% किसान की बात करते हैं तो फिर हमको मॉडल वो बनाना पड़ेगा जहां किसान और सब्जी मंडी का कनेक्शन हो। आपको लगता है कि सरकार के अनाउंसमेंट्स उस पर डिपेंड करें, जाकि धरातल पे जो लोग अभी जिन्हें इंतजार है सुविधाओं का, ऐसी थ्योरी का क्या मतलब है योगेंद्र जी? ऐसी थ्योरी का क्या मतलब है जो अल्टीमेट उस किसान के किसी काम की नहीं है?
और अगर काम किया है तो मुझे कोई एक्सपर्ट समझाइए ना, कि मुझे कोई एक्सपर्ट समझाइए कि 86% किसान जिसकी 2 हेक्टेयर से एक कम है, लघु और सीमांत किसान है, उसको ध्यान में रखते हुए आप जो जितनी बात कर रहे हो। वापस आ रहा हूँ, यादव साहब वापस आऊंगा आपके पास में। झारखंड से हमारे साथ इस वक्त अरविंद जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हर राज्य का अपना एक सेक्टर होता है एग्रीकल्चर को लेकर के भी, कि किसी के यहाँ पे, हमारे राजस्थान में जैसे बाजरी होती है, बाजरा जिसको बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी होता है, कहीं पे ज्वार होते हैं, कहीं पे गेहूं, कहीं चावल, अलग अलग क्रॉप होती है। तो किसान आज भी 2022 में सरकार का दावा है कि आमदनी दुगनी करेंगे, लेकिन वो दुगनी होगी 6500 रुपए, जो अभी एवरेज किसान की मासिक आमदनी उस परिवार की, किसान की नहीं है, परिवार की। ये हमारा महामारी का दौर निकल गया, तो अभी आपको लग रहा है कि सरकार को उस ओर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है कि हाँ, वास्तव में आमदनी चलिए 6500 से 13000 रुपए करिए। अभी जो अनाउंसमेंट्स हैं या फिर जो सरकार की स्थितियां चल रही हैं, उससे आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है? हम ये कह करके कि हाँ, कोरोना काल था, अभी तो बहुत कुछ मिल नहीं पाएगा। आम किसान में क्या चर्चा है बजट को लेके? देखिए, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं आपको, और मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूं कि मैं पटना से बोल रहा हूं। जी, पटना, ओके। जी। सबसे बड़ी बात है सर कि मैं बिहार के बारे में सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि बिहार में जो खेती होती है वो आज अभी भी परंपरागत तरीके से ही हो रही है। क्योंकि वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि कृषि कितना विकसित हो चुका है, लेकिन हमारे इंडिया और खास करके बिहार में हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम परंपरागत तरीके से ही खेती कर पा रहे हैं। इसमें न केंद्र सरकार का कोई सहयोग है, न राज्य सरकार इस पर ज्यादा कुछ सोचती है। किसान जो है अपने तरीके से ही फसल को उपजा करके, और उसके बाद कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे किसान को मंडियों में अनाज ले जाने की समस्या, और सब्जियों का, या और भी मधुमक्खी पालन, इस सब में कोई सरकार का प्रोत्साहन नीति बिहार में नहीं है, जिसके कारण से बिहार के किसान काफी पिछड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि ज्वार या मक्का, इन तमाम चीजों की आमदनी दुगनी किसानों को हो, इस पर तो सरकार कभी फोकस ही नहीं करती है। और किसानों की आज जर्जर स्थिति जो है, अगर देश का किसान खुश नहीं रहेगा तो देश खुश नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला तमाम वर्ल्ड में चल रहा है सर। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ही आज हर कंट्रियों में किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में किसान की दिन प्रतिदिन जो स्थिति है वो जर्जर होती जा रही है। आर्थिक रूप से किसान कमजोर होते जा रहे हैं। मंडियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अभी बिहार में जो एमएसपी वाला जो योजना है, उसमें भी किसान काफी पिछड़ रहे हैं। सही तरीके से धान का ये हेलो जी, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता इस ओर है कि जो ग्राउंड रियलिटी है सरकार उससे बाहर निकाले किसान को, वो इनोवेशंस एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो, जिसकी उम्मीद की जानी चाहिए। जो हमारे पारंपरिक जो खेती चलती आ रही है उससे हम बाहर निकलें, भंडारण की व्यवस्था हो। हाँ, चलिए विनोद जी कुछ कह रहे हैं अभी। जी विनोद जी, हाँ विनोद जी अनम्यूट करिए जी। योगेंद्र जी, मुझे मौका दे सकते हैं 1 मिनट आपके पास? विनोद जी, हाँ मैं सीबी जी आपके पास आऊंगा, एक बार विनोद जी के पास जाना चाहूंगा। थोड़ा समय भी कम है, थोड़ा शॉर्ट में करिए विनोद जी। जी एकदम शॉर्ट में, बस 2 पॉइंट हैं जी। ये जैसे अभी सीबी यादव साहब की मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जब ये अभी बात हो रही थी कि 85% लोग छोटी जोतों के हैं, अब उसके लिए अभी सरकार ने एक योजना चलाई है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन की। अगर ये योजना ठीक से लागू हो जाती है तो इसमें किसान एक सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं और किसानों का ही एक संगठन होता है, और वो बहुत बड़ा कारगर होगा। बस ये जरूरत इस बात की है कि ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि वो संगठन ही कलेक्ट करेगा छोटे किसानों को, एक अवसर मिल जाएगा। तो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का जो बनाने का जो कॉन्सेप्ट सरकार का है या ये स्कीम है, ये बहुत कारगर होगी इसमें, और ये समस्याएं दूर हो जाएंगी जो सीबीसी सिंह साहब कह रहे हैं। बिल्कुल। खटाना जी आपके पास आना चाहूंगा, राजेश खटाना जी। जी खटाना साहब, देखिए 2 बातें कही कि ये बात सत्य भी, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, क्योंकि आज भी हमारे लघु सीमांत काश्तकार ज्यादा है जिनके पास में छोटी जोत है, और बड़ी जोत के लोग भी जिनके बड़े फार्म हाउसेज हैं बने हुए, जो ये कह सकते हैं कि, लेकिन हमें 2 बातें ध्यान रखनी होंगी इस पे
कि दोनों को नजरिए से देखा जाना चाहिए। फिर कोई ये कहें कि हाँ बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर को केवल इसी पे फोकस करें। मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा, समय बहुत कम है। आवाज अनम्यूट करिए, आप आपके सिस्टम को अनम्यूट करिए सर। राजेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी। योगेंद्र जी मैं कुछ बताना चाहूंगा। योगेंद्र जी जी हाँ जी, अभी आ रही है जी। राजेश जी एक बार आऊंगा मैं। हाँ हाँ जी, इकबाल साहब कुछ कह रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि रेलवे का जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो बेसिकली बड़ी कमोडिटी के लिए अभी फ्रेट के लिए ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि बड़ी कमोडिटी इकट्ठी होती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा फूड ग्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे में फूड ग्रेन इकट्ठा होता है, वहां पे एफसी इकट्ठा करती है और फिर रेक बना के उसको डेस्टिनेशन में भेजती है और वहां फिर अलग अलग जगह वो जाता है। इसी तरह से जो ये छोटे जो फार्मर हैं और जिनके की ये पेरिसेबल कमोडिटी है, इनके लिए रेलवे के पास एक सर्विस तो है, कंटेनर सर्विस। अब उसका एग्रीगेशन वहां पे स्टार्टिंग स्टेशन में करना होगा और इसी तरह से जब ये डेस्टिनेशन में पहुंचेगा वहां फिर इसका डिसएग्रीगेशन करके उसको मार्केट में पहुंचाने का काम मैं रोकना चाहूंगा जी, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, समय हमारे पास में है नहीं, समय और हो चुका है और मैं सभी अतिथियों से क्षमा चाहूंगा। आप सब लोग एग्रीकल्चर पे काफी कुछ बोल सकते हैं क्योंकि मुद्दा ऐसा ही है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं यहाँ सभी से क्षमा मांगते हुए मैं विराम दूंगा और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीदों के बजट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।